आप सभी को उपासना शर्मा का नमस्कार। चेरनोबिल के वन्य जीव और उत्परिवर्तन। वर्ष 1986 की घटना के बाद आम जनता, मीडिया और पॉप संस्कृति में ये भ्रामक मिथक गहराई से बैठ गया कि चेरनोबिल के जंगल में दो सिर वाले जानवर, विशालकाय उत्परिवर्तित राक्षस और डरावने जीव घुमा करते हैं। जब वैज्ञानिकों ने इस क्षेत्र का दौरा किया तब वन्य जीवों पर कैमरे लगाए तो उन्हें कोई भी स्कैरी, म्यूटेशन या हॉरर फिल्मों जैसे जीव नहीं मिले। आज का चेरनोबिल अपवर्जन यूरोप के सबसे बड़े अनौपचारिक और अघोषित वन्य जीव अभयारण्यों में से एक के रूप में कार्य कर रहा है। शोधकर्ताओं ने इस क्षेत्र में 400 से अधिक कछुओं की प्रजातियों की उपस्थिति को दर्ज किया है, जिसमें से 50 प्रजातियां तो यूक्रेनी और यूरोपीय रेड बुक में संरक्षित हैं और संकटग्रस्त जानवरों के रूप में सूचीबद्ध हैं। द रॉयल सोसाइटी के शोध पत्र में स्तनधारियों के पुनः बसने के संबंध में अत्यंत सकारात्मक और चौंकाने वाले आंकड़े प्रस्तुत किए। क्षेत्रीय संरक्षित क्षेत्रों और गैर संरक्षित क्षेत्रों की तुलना में यूक्रेनी अपवर्जन क्षेत्र और निकटवर्ती ड्रेवलिये की नेचर की संभावना अधिक पाई गई है। जंतुओं की तुलना में वनस्पतियों की रेडियोलॉजिकल सहनशीलता कहीं अधिक होती है। दुर्घटना के ठीक बाद चेरनोबिल संयंत्र के आसपास का एक विस्तृत वन क्षेत्र, जो मुख्य रूप से चीड़ के पेड़ों से बना था, अत्यधिक विकिरण के कारण पूरी तरह से नष्ट हो गया। विकिरण के अवशोषण के कारण इन पेड़ों की पत्तियां और तने सूखकर लाल और भूरे रंग के हो गए, जिस कारण इस क्षेत्र को इतिहास में रेड फॉरेस्ट के नाम से जाना जाता है। हालांकि आज यह पुराना रेड फॉरेस्ट मृत और रेडियोधर्मी पेड़ों के कब्रिस्तान के रूप में जमीन के नीचे दब चुका है, लेकिन उसके ऊपर नए पर्णपाती झाड़ियाँ और घास तेजी से उगाए हैं। यह क्षेत्र प्राकृतिक अनुक्रमण का एक उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत करता है। अध्ययनों से पता चला है कि घास और जंगल की आग इस क्षेत्र में पारिस्थितिक को समय समय पर आकार देती है। यद्यपि ये आग रेडियोधर्मी कणों को हवा में उड़ाकर फिर से विकृत कर सकती है, जो मानव स्वास्थ्य के लिए एक चिंता का विषय है। लेकिन वनस्पतियों ने विकिरण और आग दोनों के इस दोहरे तनाव के अनुकूल होना सीख लिया। अपवर्जन क्षेत्र में कोई कृषि या वानिकी गतिविधियां नहीं होने के कारण पुराना कृषि परिदृश्य धीरे धीरे सघन वुडलैंड्स में परिवर्तित हो गया है, जिसने पूरे परिदृश्य को पूरी तरह से कायाकल्प कर दिया है। डॉयचे वेले ने चेरनोबिल आपदा के 40 साल बाद खतरा लौट आया का शीर्षक वर्तमान भू राजनीतिक परिस्थिति इसके गंभीर पारिस्थितिक परिणामों की ओर सीधा इशारा करता है। चेरनोबिल में प्रकृति जिस गहरी शांति के साथ अपने घाव भर रही है, उसे हाल में रूस यूक्रेन युद्ध ने एक बार फिर से अत्यंत खतरे में डाल दिया है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया रिपोर्टों के अनुसार रूसी सेनापति ने जानबूझकर चेरनोबिल पावर प्लांट के पास स्थित उपयोग किए जा चुके परमाणु ईंधन की भंडारण सुविधा पर ड्रोन से हमला किया। यह भंडारण केंद्र दुनिया की सबसे बड़ी परमाणु त्रासदी के मुख्य स्थल से मात्र 15 किलोमीटर दूर स्थित है और उस स्थान से कुछ ही मीटर की दूरी पर, जहां भारी मात्रा में अत्यंत रेडियोधर्मी सामग्री सुरक्षित की गई है। रूसी सेना द्वारा शाहिद अटैक ड्रोन के उपयोग से इस बेहद महत्वपूर्ण और संवेदनशील परमाणु ढांचे को निशाना बनाया गया, जिससे ईंधन रिसेप्शन बिल्डिंग को काफ़ी नुकसान पहुंचा। इस घटना ने दुनिया भर में रेडिएशन लीक होने के भय को फिर से जीवित कर दिया। हालांकि यूक्रेन आपातकालीन बचाव दलों ने तुरंत आग पर काबू पा लिया और अब तक विकिरण का स्तर सामान्य सीमा से ऊपर नहीं आ पाया, लेकिन इंटरनेशनल एकेडमिक एनर्जी एजेंसी ने स्थिति का बारीकी से जायजा लेने के लिए अपनी विशेष टीमें भेजी हैं। इसके अतिरिक्त यूक्रेनी रिपोर्टों में यह दावा किया गया है कि सैन्य गतिविधियों, भारी बख्तरबंद वाहनों की आवाजाही और गोलाबारी के कारण जमीन में दबी हुई रेडियोधर्मी धूल
फिर से हवा में उड़ने लगी है। इसके परिणाम स्वरूप आक्रमण के बाद अपवर्जन क्षेत्र में विकिरण के स्तर में एक अस्थायी लेकिन चिंताजनक वृद्धि दर्ज की गई है। यह भू राजनीतिक स्थिति इस बात की दुखद याद दिलाती है कि मनुष्य भले ही अपवर्जन क्षेत्र से बाहर हो गया, लेकिन उसकी युद्ध की नीतियाँ अभी भी प्रकृति और संपूर्ण विश्व की सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा बनी है। जहाँ एक और चेरनोबिल में प्रकृति की अद्भुत वापसी और पारिस्थितिक तंत्र के लचीलेपन का अध्ययन करते हैं, वहीं हम उन लाखों इंसानों की अंतहीन पीड़ा को नज़रअंदाज नहीं कर सकते जो इस दुर्घटना का सीधा शिकार हुए। यह विरोधाभासी चेरनोबिल की कहानी का मूल तत्व है। प्रकृति के लिए घटना एक अप्रत्याशित वरदान साबित हुई, वहीं इंसान के लिए सदी का सबसे बड़ा अभिशाप सिद्ध हुई। चेरनोबिल की घटना को मात्र एक तकनीकी विफलता या परमाणु दुर्घटना तक सीमित रखने और इसके व्यापक निहितार्थों को अनदेखी करना होगा। यह मानवीय अहंकार, तकनीकी अति आत्मविश्वास और प्रकृति की असीम सहनशक्ति के बीच एक दार्शनिक और वैज्ञानिक गाथा है। डाइचे वेले द्वारा प्रस्तुत विश्लेषण और विभिन्न वैश्विक वैज्ञानिक अनुसंधानों से प्राप्त साक्ष्य यह स्पष्ट रूप से प्रमाणित करते हैं कि चेरनोबिल में समय और मानव सभ्यता भले ही 1986 की उस सर्द रात में हमेशा के लिए थम गई हो, किंतु प्रकृति ने कभी अपनी राह नहीं छोड़ी। जहाँ इंसान के लिए विकिरण, मृत्यु, बीमारी और विनाश का स्थायी पर्याय बना, वहीं वन्य जीवों के लिए मानव की अनुपस्थिति एक संजीवनी बूटी साबित हुई। आज का अपवर्जन क्षेत्र यह निर्विवाद रूप से सिद्ध करता है कि एक अत्यधिक रेडियोधर्मी बंजर भूमि भी यदि उसे मानव हस्तक्षेप और औद्योगिक तनाव से पूरी तरह से मुक्त कर दिया जाए तो वह कुछ ही दशकों में जैव विविधता के लिए संपन्न और आत्मनिर्भर अभ्यारण्य में परिवर्तित हो सकती है। यूरेशियन लिंक्स का स्वतंत्र और निर्भय विचरण और पेड़ों की जड़ों में ढलते हुए कंक्रीट के शहर दुनिया को यह मूक संदेश देते हैं कि प्रकृति किसी भी मानवीय आपदा से उभरने में पूर्णतः सक्षम है। मेरे शब्दों में भी हाल में ही सैन्य संघर्ष और परमाणु सुविधाओं पर ड्रोन हमले इस बात की गंभीर चेतावनी देते हैं कि प्रकृति का ये अघोषित अभ्यारण्य अभी भी पूरी तरह से सुरक्षित नहीं है। मनुष्य भले ही भौगोलिक रूप से उस क्षेत्र में विस्थापित हो गया, लेकिन उसकी विध्वंसकारी भू राजनीतिक नीतियाँ और युद्ध की विभीषिका आज भी पारिस्थितिक शांति को भंग करने की क्षमता रखती है। अंततः चेरनोबिल का यह बड़ा पारिस्थितिक पाठ यह नहीं कि परमाणु विकिरण सुरक्षित है, बल्कि यह कि हमारी प्राकृतिक दुनिया के अस्तित्व के लिए सबसे बड़ा वास्तविक खतरा हमारा अपना असीमित और असंवेदनशील हस्तक्षेप है। जब हम पीछे हटते हैं तो जीवन हमेशा राग की जेल में भी अपनी वापसी का मार्ग खोज ही लेता है। यह क्षेत्र एक जीता जागता रिमाइंडर है कि इंसान प्रकृति का स्वामी नहीं। प्रकृति हमारे बिना भी फल फूल सकती है, लेकिन प्रकृति के बिना हम अस्तित्वहीन हैं। इसलिए हमें इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि जब हम दोनों एक ही अस्तित्व से जुड़े हुए हैं तो दोनों एक दूसरे के अस्तित्व को स्वीकारें, उसको नष्ट नहीं करें, उसको पनपने का, फलने फूलने का, प्रकृति को पूर्ण हम समय दें, उसके अस्तित्व को स्वीकारें। इसी के साथ मैं आपका आभार प्रकट करती हूँ कि आपने बहुत शांतिपूर्ण ढंग से मेरे शब्दों को सुना, और आप चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपने विचार लिखें, जिससे हमारे वीडियो आपको निरंतर रूप से, निर्विवाद रूप से मिलते रहें। इसी के साथ मैं आपको धन्यवाद देती हूँ।